मैंने एक लेख लिखा। अच्छा। वो लेख है 90 में नवभारत टाइम्स में, और आप ताजुब करेंगे, वो लेख मेरा अगले दिन छप गया, लीड एडिट पेज पे मेरा। मैं एक जेएनयू का एक साधारण सा विद्यार्थी, मेरा तो पता नहीं, जब वो देखा प्रबल प्रताप सिंह, आज भी मैं छपा। अच्छा। 7 दिन बाद मुझे 200 रुपए का चेक दिया गया। अच्छा। ये वर्ष था 1990। अरे वाह। वो 200 रुपए मेरे लिए आज के 2 करोड़ के बराबर थे। 86 से लेके 90 तक का जो पत्रकारों ये जो दौर कहेंगे, उस समय लोग मानते थे कि पत्रकारिता में पैसा नहीं। क्या परिवार वालों ने आपको इस चीज की छूट दी थी कि आप पत्रकार बन जाइए? मैंने झूठ बोला। हाँ। वो नहीं चाहते थे मैं पत्रकार बनूं, वो चाहते थे मैं कोई अधिकारी बनूं। मुझे ये पता था कि पैसे कम मिलते हैं, लेकिन मुझे ये पता था कि ये वो विधा है, ये वो पेशा है कि जिसमें भले ही पैसे आपको कम मिले, लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि बहुत मिलेगी। ये यही था। हताश तो हुआ, लेकिन उम्मीद नहीं छूटी। और हिंदी में चला गया तो वो लोग मुझे डेस्क का काम दिए। तो पीटीआई का टेक हम लोगों से अनुवाद कराया जाता था। अच्छा। तो मैं करता था नाइट ड्यूटी में। डेस्क का पहला काम होता था कि पहले को दे दो कि चलो। और जो रंगरूट आता है उसकी घिसाई ज्यादा होती है। मैं बाइलिंगुअल जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा। मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों अखबारों में काम किया। अच्छा। फिर मैं पायनियर में करीब 6 साल काम किया। पायनियर ने मुझे सारे मौके दिए, और ये जो क्राइम और इन्वेस्टिगेशन का जो है वो मुझे पायनियर से ही वो आदत लगी। कभी भी जिंदगी में जब आप रिपोर्टिंग करें ना, तो हमेशा ये जरूर सोचिएगा कि देखिए हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है एकदम। और जिस दिन आप उस कहानी के पीछे की कहानी पे ध्यान देने लगेंगे तो आप अपने को अलग कर लेंगे। आपकी पहचान, आपकी खबर, आप पे लोग भरोसा करेंगे। जो समय आप देते थे प्रिंट में, जैसे पायनियर में आपने छाप दिया, वो काम करने का मौका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिल पाता था आपको? लेकिन 2 चीज है, ये मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। और नमस्कार, मैं हूं विक्रांत दुबे और आप हैं जर्नलिस्ट कैफे के साथ। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जो देश के नामचीन पत्रकारों में से एक हैं और भारत के बड़े बड़े चैनलों में प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे कई विषयों पे, लेकिन सबसे पहले हम इनसे बात करने जा रहे हैं कि आखिर प्रबल प्रताप सिंह जो नाम है वो कैसे पूरे देश और दुनिया तक पहुंचा। प्रबल प्रताप सिंह बनारस के रहने वाले हैं, ये तो मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन बनारस में इनका कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और कैसे ये दिल्ली पहुंचे, ये जो पूरा दौर है वो पूरा सिलसिलेवार तरीके से हम बात करने जा रहे हैं। तो प्रबल जी, आपका जर्नलिस्ट कैफे में बहुत बहुत नमस्कार विक्रांत जी, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है और एक अच्छे माहौल में हो रही है। हर पत्रकार जो है आपके बारे में दूर से जानता है कि प्रबल प्रताप सिंह, अफगानिस्तान वार और तमाम ऐसी चीजें, ये तो एक बड़ी चीज है जब आप रिपोर्टिंग में ग्राउंड पे पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात किसी भी पत्रकार के लिए होता है कि वो इसकी शुरुआत कैसे करे, क्या करे जिससे कि वो अपनी पहचान बना पाए। देखिए विक्रांत, जब मेरी पैदाइश कबीर चौरा अस्पताल की है, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा पढ़ा नहीं, यहाँ 2 ही 3 साल रहा। तो पिताजी मेरे पुलिस में थे, तो उनका जहाँ जहाँ तबादला हुआ वहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। और वो शिक्षा दीक्षा जिसे कहें कि वो कहीं संस्कृत पढ़ा, तो कहीं हिंदी पढ़ा, तो कहीं अंग्रेजी पढ़ा, तो कुल मिला के किसी एक लाइन पे था ही नहीं। मेरे घर में अखबार आया करता था, मेरे पिताजी बहुत चाहते थे कि मैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ूं, तो वो अंग्रेजी का अखबार आता था और 24 घंटे बाद मिलता था। चूंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में बहुत कम पढ़ा था, अंग्रेजी मेरी उतनी कोशिश कर रहा था उसको पढ़ने सीखने की, तो पढ़ना शुरू किया। उसी के बाद जो सबसे पहले जिसे कहें जर्नलिज्म का मुझे जो शौक, जिसे देसी बने शौक चर्राया जिसे कहते हैं तो जो शौक लगा वो मैं जब गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ कई अखबार आया करते थे अंग्रेजी, और हम लोग निकलते थे हॉस्टल में, तो वहाँ मैं पढ़ा करता था। तो जब मैं पढ़ा तो मुझे रुचि होने लगी, और वो रुचि होते 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 6 महीने के अंदर वो ऐसा लगने लगा कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ, क्या मैं इस तरीके से कुछ कर सकता हूँ। तो ये उहापोह का दौर बीत रहा था, और मैं एमफिल कर रहा था, फिर पीएचडी में एनरोल हुआ, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था।
फिर जेएनयू। जेएनयू में हाँ। ना मुझे पीएचडी में मन लगे, ना मुझे एमफिल में। पढ़ तो गया, अच्छे एमफिल में नंबर भी पा गया। तो वो समय मैंने इस्तेमाल किया कि अखबार पढूं, ज़्यादा से ज़्यादा पढूं। और तो मैं क्राइम रिपोर्टिंग से लेके इंटरनेशनल, चूंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विद्यार्थी रहा हूँ, एमफिल मेरी उसी पे है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे, तो मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लेके छोटी छोटी खबरों पे फोकस करता था। और वो चीजें मुझे बड़ा एक्साइट करती थी। अरे मर्डर में ऐसे हुआ। तो मैं पढ़ते पढ़ते एक दौर ऐसा आया कि मैंने कहा कि नहीं, मैं पत्रकार ही बनूंगा। और उसके लिए मैंने संघर्ष शुरू किया। आप ताज्जुब करेंगे, मुझे 2 साल लग गए। और जहां मैं टेस्ट देता था मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। लिस्ट में नाम आए, बाद में लिस्ट बदल जाती थी, इंटरव्यू। मैं हताश हो गया था और मुझे लगने लगा कि शायद पता नहीं क्या होगा। तो एकाएक मौका मिल गया, और वो मौका मिला मुझे इंडियन एक्सप्रेस अखबार में। मुझे बुलाया गया और कहा गया आप आइए करिए। तो मैं काम करने गया, हम 2-3 लोग बुलाए गए थे, और मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में गया। तो उन्होंने मुझे अलीगढ़ में कोई एक मर्डर की कॉपी थी जो कि उसके स्ट्रिंगर ने भेजा था, उससे कहा गया इसका अनुवाद कर दें अंग्रेजी में। तो मैंने किया, मेरा जो करना था करके दिया। तो जब मैं वो देखा और वो जरा मेरा अनुवाद गया, फिर वो एडिट हुआ और अगले दिन कॉपी छपी, तो मैं पढ़ा। मैंने कहा तो बहुत अच्छा है। हालांकि वो मेरी ओरिजिनल स्टोरी नहीं थी। वो किसी एक स्ट्रिंगर की थी हिंदी में, जिसको मैंने जिसका तर्जुमा किया था, ट्रांसलेट किया था। बड़ा अच्छा लगा। और ये प्रक्रिया हार्डली 1-2 महीने चली होगी, लेकिन चूंकि मेरा कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था, तो वहां पे वैकेंसी नहीं आई। तो मुझे कहा गया छोड़ दीजिए। छोड़ दिया इंडियन एक्सप्रेस जी, जो शुरुआत जहां से मैंने की। मैं छोड़ दिया, हताश भी हुआ। कितने समय तक आप कर पाए? हार्डली से 2-3 महीना रहा। 2-3 महीने। हाँ, तो हम इस पर आगे आएंगे, लेकिन उसके पहले जिस दौर में आप पत्रकारिता की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे, वो दौर क्या था? कौन सा ईयर रहा होगा? वो 86 से लेके 90। 86 से लेके 90 तक का जो पत्रकारों ये जो दौर कहेंगे, उस समय लोग मानते थे कि पत्रकारिता में पैसा नहीं है। और जो आपका फैमिली बैकग्राउंड जो हम जानते थे, पिताजी डिप्टी एसपी हुआ थे, बनारस में रहना, और तो क्या परिवार वालों ने आपको इस चीज की छूट दी थी कि आप पत्रकार बन जाइए? मैंने झूठ बोला। हाँ। मेरे भाई चाहते थे, मेरे भाई ऑलरेडी वो स्टेट्समैन अखबार में थे, वो नहीं चाहते थे मैं पत्रकार बनूं। वो चाहते थे मैं कोई अधिकारी बनूं। उनको मेरे पे ये भरोसा था कि पढ़ने में बहुत तेज है तो अधिकारी बन जाएगा, आईएएस नहीं तो पीसीएस। तो मैं उनको हाँ बोल देता था, और उन्होंने मुझे एग्जाम देने के लिए भी भेजा। और मैं गया मेन लिखने। ये शायद सुनेंगे तो वो मुझे आपका इंटरव्यू देख के, तो अब वो उस समय तो कुछ नहीं बोले, अब शायद तमाम सुनाएंगे वो मुझे। मैंने क्या किया, उसमें कुछ नहीं लिखा, पेन से गूंज के चलाया। तो मुझे होना नहीं था मेरा। मुझे ये पता था कि पैसे कम मिलते हैं, लेकिन मुझे ये पता था कि ये वो विधा है, ये वो पेशा है कि जिसमें भले ही पैसे आपको कम मिले, लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि बहुत मिलेगी। तो उसके बाद यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी मैं दिया। पहला प्रीलिम्स जो हुआ था वो भी क्वालिफाई कर गया फर्स्ट टर्म में, लेकिन मेरा मन नहीं था आईएएस ना कुछ। फिर मैं पढ़ाया भी दयाल सिंह कॉलेज में, वो भी मेरा मन नहीं लगा। लेकिन बार बार मुझे लगता था कि मैं यही करूं, पैसे ठीक है कम मिलेंगे। और मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मैंने पत्रकारिता पैसे के लिए नहीं कभी की। मेरा ये मानना था कि घर छोड़ के आया हूं इतना दूर, तो पैसे नहीं होंगे, अगर आत्मसम्मान और सामाजिक पहचान होगी तो शायद मेरा परिवार मुझे स्वीकार कर लेगा। मेरे पिताजी का मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था कि मैं यही करूं। वो तो मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बता देता हूं। मैंने एक लेख लिखा। अच्छा। वो लेख है 90 में नवभारत टाइम्स में। विद्यान निवास मिश्र जी संपादक थे। हाँ, एकदम। तो विद्या जी ने मुझे बुलाया किसी संपर्क के थ्रू, और उन्होंने बोला कि भाई क्या पढ़े हैं? तो मैंने कहा ये पढ़ा हूं सर। तो कहा आप हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे
लिखिए। हम्म, वो दौर था कि हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर लिखने वाले बहुत कम थे। हम्म, तो मैंने भूमंडलीकरण पे जो टॉपिक था उन्होंने दिया और मैंने लिखा। वक्त लिया 2 दिन का और वो करीब 600-800 शब्दों का लेख लिखा और आप ताजुब करेंगे वो लेख मेरा अगले ही दिन छप गया। हम्म, लीड एडिट पेज पे मेरा लेख छपा। मैं रोज नवभारत टाइम्स देखता था और मुझे था कि भाई इतने बड़े बड़े लोग लिखने वाले, मैं एक जेएनयू का एक साधारण सा विद्यार्थी, मेरा तो पता नहीं छप। जब वो देखा प्रबल प्रताप सिंह, आज भी मैं छपा अच्छा। उसके बाद मजेदार बात ये हुई कि लेख तो लिखा और मुझे बुलाया गया, फोन आया वहाँ, मतलब मैसेज आया कि आप आइए, और 7 दिन बाद मुझे 200 रुपए का चेक दिया गया। अच्छा। ये वर्ष था 1990। अरे वाह। वो 200 रुपए मेरे लिए आज के 2 करोड़ के बराबर थे। पहला उस 200 में से मेरा आत्मसम्मान खड़ा मिला, जो मैं चाहता था वो करने को मिला और उस पैसा भी मिला। तो 3 चीज से वो हुआ और फिर उसके बाद तो आप जो पूछे। तो जो इंडियन एक्सप्रेस से आप 2 महीने का जो आपका शुरुआती वो था, उसके बाद फिर कैसे आपने जो है उसमें हुआ क्या कि वो वैकेंसी थी 3, हम 3 लोगों को हमको हायर किया गया था। मैं था और एक और लड़का था बिस्ट, और एक और लड़की थी। तो ये दोनों पहाड़ के थे, मैं इधर का पूर्वी उत्तर प्रदेश का। एक ही वैकेंसी आई तो वो बिस्ट तो बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गए हैं अभी भी। वो शायद हमारे संपादकों को लगा हुआ कि हमारी अंग्रेजी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है जितना उस लड़की की थी, तो उसको तो उन्होंने नौकरी दे दी और हमसे कहा कि आप लोग बाहर चले जाइए। मैं बाहर आ गया तो करना मुझे यही था। हताश तो हुआ लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे लगा कि अगर मैं उम्मीद छोड़ दूंगा तब तो फिर उसका मतलब ही क्या कि जो मैं करना चाहता हूँ वही उम्मीद छोड़ दूं। फिर मैं 4-6 महीने सड़क पे घूमा। फिर मुझे सहारा का अंग्रेजी अखबार लॉन्च हो रहा था, मैगजीन इंग्लिश की। अच्छा। तो मुझे मिले लोग, तो उन्होंने कहा भाई आप हैं और आप ज्वाइन करिए। मैं वहां चला गया, ज्वाइन कर लिया। तनख्वाह तो मिलती थी लेकिन मैगजीन आ ही नहीं रही थी। बहुत दिनों तक नहीं आई। फिर 4 महीने बाद मुझे कहा गया कि भाई आप इतने पढ़े लिखे हैं, जेएनयू के हैं, आप हिंदी अखबार में आइए। तो मुझे लगता था कि हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैंने कभी संस्कृत पढ़ी तो कभी हिंदी, तो मेरा कोई भाषा पे कोई बहुत अच्छी पकड़ नहीं रही कभी। मैंने कहा कि अब ये हिंदी में लिखूंगा तो चलिए, खैर मुझे करना था तो मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और हिंदी में चला गया। और हिंदी में चला गया तो वो लोग मुझे डेस्क का काम दिए। डेस्क में ये कि ज्यादातर पत्रकारों को अंग्रेजी कम आती थी। अब तो खैर सबको सब आने लगा। उस दौर में तो पीटीआई का टेक हम लोगों से अनुवाद कराया जाता था। अच्छा। तो मैं करता था नाइट ड्यूटी में अपना। डेस्क का पहला काम होता था कि पहले इसको दे दो कि चलो। और जो रंगरूट आता है उसकी घिसाई ज्यादा होती है। एकदम, पहले जो है जो सीनियर होते थे कि ये पकड़ो और करो, उसी से चेक हो जाएंगे, पेशेंस का पता चल जाएगा पेशेंस कितना है। तो सब वो दिया और मैं करता रहता था। तो एक चलिए नाम नहीं लूंगा, तो एक टेक आया, उसमें एक रशियन नाम आया नेता का, और नाम छुड़ी से बात है। तो वो जो मेरे साथ पहले सज्जन थे वो अनुवाद करके वो सारा नाम गलत अनुवाद कर गए थे। जैसे मान लीजिए गोरबाचेव था तो कुछ और लिख गए थे। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या लिख दिया है। तो मैं जब अपना लिखा तो मुझसे जो वहाँ थे सब एडिटर चीफ सब, उन्होंने कहा भाई आपके पहले शिफ्ट वाले तो अपर्बल लिख के गए हैं, आप प्रबल लिख रहे हैं, मतलब समझ गए ना। तो हमने कहा नहीं होता तो यही है इसका मतलब। तो फिर उन्होंने भी जो भी 2-4 उस बात की होगी, पता चला मेरा सही है। तो वहाँ से, लेकिन वहाँ मुझे 2 ही महीने डेस्क पे मैंने काम किया और एकाएक मुझे बुलाया गया कि मैं डेस्क पे ही था। तो मुझे कहा गया कि आप ऐसा है रेणुकूट में
ऐश डैम बन रहा था। जो ऐश आते हैं उनको डंप कर रहे थे, ऐश डंप। उसका बड़ा विरोध वहां के आदिवासी लोग कर रहे थे। और मुझे कहा गया कि आप एक काम कीजिए, क्योंकि मैं ही था जो अंग्रेजी, वो सब एक्टिविस्ट लोग थे, तो मुझे रेनकोट भेजा गया कि आप एक स्टोरी कीजिए इसमें। मैं बड़ा खुश, पहला असाइनमेंट जिंदगी का। और मैं रेनकोट चलाया, ट्रेन में पकड़ा और साहब यहाँ आया, बस पकड़ा और चला गया रेनकोट। वहां देखा विरोध हो रहा था आदिवासियों का। तो उनको जो लीड कर रही थी वो एक एक्टिविस्ट थी, बड़ी पढ़ी लिखी काबिल महिला थी। वो मिली तो अंग्रेजी देखी हमारा, तो बात होने लगी। तो हम लोग एक बातचीत की और मैंने वहां से आके 3 पार्ट में वो सीरीज की। अच्छा। और मेरा पेज 1 एंकर छपा सहारा में। तो जो छपा तो उस पर बड़ी चर्चा हुई तमाम मंत्रालयों से, सरकार से। जैसे लोगों ने कहा कि अरे भाई ये क्या। तो मुझे क्या पता, जो भी फोन आने होंगे तो मेरे वरिष्ठ को ही आएंगे। मैं तो एक अनजान सा आदमी जिसका नाम, लेकिन उसको काफी सराहा मेरे सीनियर्स ने, बहुत सराहा कर, बहुत अच्छा लिखा है। और ये, और इनफैक्ट जब जो महिला एक्टिविस्ट थी जो लीड कर रही थी उस पूरे आंदोलन को, उन्होंने भी जब पढ़ा तो उन्होंने भी फोन करके कहा बहुत अच्छा आपने लिखा है और इस तरह की। तो मुझे लगा कि भाई इस पेशे में आपकी पहचान तो बनती है। और अच्छा काम करें एकदम। उसके बाद फिर मुझे कहा गया आप रिपोर्टिंग करिए। अच्छा, वाह। और ये हमारे ख्याल से 1993 की बात है। और मैं रिपोर्टिंग में उतर गया 93 में। हाँ। फिर सहारा में काम किया। फिर 95 में मैं इंडियन द पायनियर में, मैं बाइलिंगुअल जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा। मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों अखबारों में काम किया। अच्छा। फिर मैं पायनियर में करीब 6 साल काम किया। पायनियर ने मुझे सारे मौके दिए। और ये जो क्राइम और इन्वेस्टिगेशन का जो है वो मुझे पायनियर से ही वो आदत लगी। इन्वेस्टिगेट करने का, खबरों के तह तक जाना, ढूंढना। उसमें हुआ क्या था कि शुरुआत में मुझे कहा गया कि आप यूनिवर्सिटी, मेरे एडिटर चंदन मित्रा थे जो बाद में सांसद भी रहे बीजेपी से, बड़े बड़े काबिल जर्नलिस्ट रहे हैं। उन्होंने मुझे नौकरी दी थी बुला के। और मेरा वो लेख पढ़ा करते थे सहारा में। अच्छा। अंग्रेजी का एडिटर अखबार का हिंदी के अखबार पढ़ा करता था। तो जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया तो बोला प्रबल मैं आपका पढ़ता रहता हूँ। अच्छा। आप लिखते ठीक हो, आपकी पकड़ बड़ी अच्छी है, लेकिन आप मुझे अंग्रेजी में लिख के दिखाओ। तो मैंने लिख के दिया और उन्होंने अगले दिन मुझे फोन करके नौकरी दी थी। फिर बोला कि जानते हैं मैं हिंदी का अखबार क्यों पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा जी बताइए। क्योंकि हिंदी के अखबार में बोले कि वो जो हिंदी के रिपोर्टर होते हैं ना, उनकी क्राइम पे जो जबरदस्त पकड़ होती है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कई विषयों पे उनकी पकड़ जबरदस्त होती है, क्योंकि अंग्रेजी वालों को उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आप आइए। तो मैं ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने पायनियर, फिर अंग्रेजी का पत्रकार बन गया मैं। तो उन्होंने मुझे 3 यूनिवर्सिटी कवर करने को दी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU और जामिया। अच्छा। उसके पीछे सोच ये थी कि मैं चूंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पढ़ा था, एमफिल था, अंग्रेजी में बात कर लेता था। खैर अंग्रेजी में तो अंग्रेजी के सारे लेकिन उनको थी कि इसकी समझ बहुत अच्छी है। और ये जो है यूनिवर्सिटी के कवर के साथ न्याय करेगा ये। और फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ी राजनीति होती थी टीचर्स की। मैंने एक एक करके लिखना शुरू किया। और लिखते लिखते विक्रांत आपको केवल एक तमाम छोड़ दीजिए, एक घटना ऐसी हुई जिसने मुझे वाकई एक पत्रकार के रूप में स्थापित कर दिया। अच्छा। वो घटना ये थी कि हिंदू कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय का, बहुत नामचीन कॉलेज है। तो हिंदू कॉलेज में क्या हुआ कि मैं एजुकेशन रिपोर्टर था और हिंदू कॉलेज में मुझे पता लगा कि उस कॉलेज के ऑडिटोरियम को जला दिया गया है। अच्छा। लड़कों ने। तो मैं सुबह सुबह भागा वहां और रात में जलाया गया था। सुबह मैं भागा और मैं ऑडिटोरियम गया। जब मैं ऑडिटोरियम जलाने की वजह तलाश रहा था कि आखिर ये शिक्षण संस्थान में
क्या होगा लड़कों को, ऐसी कौन सी, अच्छा कोई वजह भी, छोटे मोटे झगड़े थे तो अगर स्टूडेंट्स का क्रोध भी होगा, गुस्सा भी होगा, तो क्या वो इस स्तर पे चला जाएगा कि वो अपना ही ऑडिटोरियम जला दें छोटी सी बात पे। एकदम एकदम। ये बात मुझे कचोटती रही, कचोटते कचोटते वहां मुझे एक लड़का मिला जो बाद में पत्रकार बन गया, आज की तारीख में काफी बड़ा पत्रकार है वो भी। अच्छा। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। उसको भी मैंने ही नौकरी दी बाद में। अच्छा। उसमें वो स्टूडेंट था, वो मिला तो वो देखा कि एक गांधी आश्रम का कुर्ता, हवाई चप्पल, जीन्स पहना हुआ आदमी दाढ़ी रखा घूम रहा है, तो वहां लोग बाहरी लोगों के आने पे काफी नजर रखते थे और शक करते थे, पता नहीं कौन है, पुलिस वाला है, इंटेलिजेंस वाला है। तो आया, मैं घूम रहा था, ऐसे भटक रहा था, तो उसने कहा कि बोला आप कौन है? तो मैंने कहा आप कौन है? बोला आप मेरे कैंपस में घूम रहे हैं, बताइए। तो मैंने कहा कि देखिए मैं फलाना हूँ और इस अखबार में काम करता हूँ, क्या क्या करने आए हैं? मैंने कहा ये ऑडिटोरियम क्यों जलाया गया? तो उसने मुझे एक लीड दी। वो लीड ये थी कि जेएनयू में क्षेत्रवाद का बहुत झगड़ा था। अच्छा। और जातिवाद भी था। तो जैसे बिहार वर्सेस हरियाणा के, हरियाणा, दिल्ली, जाट, वो बहुत अच्छा। हम लोगों को इस बात का, क्योंकि हम जेएनयू में पढ़े थे, वहां इस तरह की कोई है ही नहीं, इस तरह का कोई कल्चर यहाँ बहुत जबरदस्त था। तो उसने मुझे बताया कि देखिए आप इसको अगर प्रूव करेंगे तो आपको असली वजह पता लग जाएगी। तो मैं प्रूव करते 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 वो एक मामला आया कि साहब ये बिहार में भी कुछ पर्टिकुलर एक कास्ट के लोग हैं जो अपना प्रभुत्व जमा बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय में वो इस तरह का काम करते हैं। मैंने वो पूरी जानकारी ली और आके कॉपी लिखी। हिंदू कॉलेज का ऑडिटोरियम जो है वो बिहार से आई हुई जाति की कुरीति का शिकार हुआ है। ऐसे करके मैंने लिखा और मेरे संपादक ने उस मेरे जो रिपोर्टिंग थी, जो एनालिसिस पीस था, उसको पेज 1 पे छाप दिया, बड़ा सा एंकर। वो पायनियर उस समय काफी अच्छा अखबार माना जाता था, सेकंड। जैसे ही छपा वैसे ही पूरा सिस्टम हिल गया। मुझे तमाम फोन दिल्ली विश्वविद्यालय से आने लगे और तमाम तारीफ के भी फोन आने लगे। जेएनयू के कुछ पुराने टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स, उन्होंने मेरे को फोन कर, क्या लिखा है यार, गजब है भाई तुमने, उसको एक कास्ट पर्सपेक्टिव दे के। और मुझे अच्छा भी लगा, चलो कम से कम मेरी लेख। और जो मुझे धमकियां भी आई, जो पीड़ित पक्ष था, जो अफेक्टेड था, आपने इसे कैसे लिख दिया, ये एक जाति विशेष लोगों ने अपने दबदबे के लिए, खैर चलता रहा। और उस रिपोर्ट ने मेरी ये इस बात के लिए मुझे मजबूर कर दिया कि कभी भी जिंदगी में जब आप रिपोर्टिंग करें ना, तो हमेशा ये जरूर सोचिएगा कि देखिए हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है एकदम। और जिस दिन आप उस कहानी के पीछे की कहानी पे ध्यान देने लगेंगे तो आप अपने को अलग कर लेंगे। आपकी पहचान, आपकी खबर, आप पे लोग भरोसा करेंगे। ये वो घटना थी। और उसके बाद आप आगे पूछिए, फिर बताता हूँ। आप तो प्रिंट में भी एकदम बेसिक, मतलब अच्छा, जो प्रिंट का दौर था 90 के बाद का मजबूत दौर था प्रिंट का, उसके बाद स्विच होने लगा इलेक्ट्रॉनिक, और आप प्रिंट में भी अच्छी स्थिति में थे, इलेक्ट्रॉनिक में भी बहुत मजबूत स्थिति में थे। दोनों में अब जैसे कि जो समय आप देते थे प्रिंट में, जैसे पायनियर में आपने छाप दिया, वो काम करने का मौका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिल पाता था आपको? इतना दो चीज है, ये मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और मैं बहुत, मुझे खुशी है कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। हुआ क्या कि हम लोग जब प्रिंट से, जब ये टीवी का जब ट्रांजिशन हो रहा था, जब हम लोग टेलीविजन में आए, तो मैंने अपने को ये पाया कि मैं टीवी में कम समय में जो मैं कह देता हूँ, बोल देता हूँ, वो टीवी में सीधे आए पत्रकार नहीं कर पाते थे। उसकी वजह क्या थी? मेरा एक बैकग्राउंड था, मैं प्रिंट से आया था। प्रिंट से आने के लिए मुझे रिसर्च, पढ़ना लिखना पड़ता था। मेरा अनुभव अपना, मेरा विषय पे जो पढ़ा लिखा, जो भी ज्ञान था, वो मुझे टीवी में जैसे खबर ब्रेक करूं तो वो मुझे वो बैकग्राउंड काम आता था। इसीलिए जब मैं कुछ बोलता था या कुछ लिखता था
या कुछ करता था स्टोरी, तो मुझे मेरे सीनियर्स कहा करते थे, अरे भाई आपने तो अलग ये लाइन, तो वो मेरी प्रिंट की जो ट्रेनिंग, वो जो बैकग्राउंड, प्रिंट में आप हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, क्योंकि आपका समय भी होता है, आपके पास न केवल पढ़ने का समय होता है, 20 लोगों से आप मिलते भी हो, वो बताते हैं, जैसे आप किसी आईएएस के पास पहुंच गए तो वो बताता है, कॉन्टेक्स्ट देता है कि नहीं नहीं ऐसा है, ये है पॉलिसी है, इसकी वजह ये है, तो वो आप सीखते रहते हो। टीवी में वो मौका आपको वो लग्जरी नहीं है, वहां तो खबर आई आपको ब्रेक करना है, इसीलिए जो डायरेक्ट टीवी में आते हैं आए लोग, उनको थोड़ी दिक्कत तो हो जाती है, भाग दौड़ ज्यादा रह जाती है, हाँ, समय कम होता है और उनके बात रखने में, चूंकि उनका अनुभव ही नहीं रहा, तो मेरा अनुभव इसमें बड़ा मुझे मदद कर ले गया। तो प्रिंट से आप उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, क्योंकि अब भाई जो भी प्रिंट में था तो निश्चित तौर पे चाहता था ना, क्योंकि चमक आई थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और वो दौर भी था, हमें लगता है कि 90 के बाद जब 2000 में एंट्री हो रही थी, मिड 90 से के लिए, हाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसकी चमक आने लगी थी। तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ कैसे गए? उसकी चमक देख के गए कि आप फिर हमें अपडेट होना है, मतलब क्या वो रहा? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रिंट में हैं और प्रिंट में ही रह गए। मजबूरी क्यों है वो भी बता देता हूँ। हाँ। हुआ क्या कि मुझे सबसे पहला मौका 97 में मिला, जब एक चैनल लॉन्च हो रहा था, और वो चैनल लॉन्च हो रहा था तो मैं और मेरे एक मित्र थे, उनको बुलाया गया, वो ऑलरेडी काम करते थे, हिंदी अखबार में वो भी काम करते थे, तो उन्होंने अपने लिए बात की और बोला कि मेरा मित्र है प्रबल, वो पायनियर में है, हम दोनों इंटरव्यू देने आएंगे। बड़ा चैनल लॉन्च हो रहा था, मेरी कोई इच्छा थी नहीं, मैं सोता रहा, वो जाके इंटरव्यू दिया, उनका सिलेक्शन हो गया। अच्छा। मैं गया ही नहीं देने, नहीं देने गया, तो वो फिर फोन किया उन्होंने घर पे, मैं भाई क्या रहता था, बहुत खरा खोटा सुना है मुझे, क्या यार तुम्हारे लिए इंटरव्यू फिक्स करके आया और तुम आए ही नहीं। मैंने यार मेरा मन ही नहीं भाई, ये प्रिंट ठीक है अपना, बढ़िया से काम कीजिए, लिखिए अच्छा। तो नाराज भी हुए, उनका सिलेक्शन हो गया, वो चले गए। अच्छा। बाद में बड़े पत्रकार भी बने और अभी भी हैं, मैं नहीं जा पाया, मैं काम करता रहा। 2-3 साल बाद क्या हुआ, पायनियर के मालिकान ने तय किया कि हम फंड नहीं कर पाएंगे अखबार। अच्छा। तो दिक्कत होने लगी, तो हम लोग नौकरी की तलाश में थे, तो उस तलाश के दौरान मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझे भेजा आज तक के एसपी सिंह के पास। अच्छा। तो मैं गया मिलने, उन्होंने कहा कि ये अच्छा लड़का है, आप इसको रख लीजिए। तो मैं एसपी सिंह साहब के पास गया, तो उन्होंने पहला सवाल ये किया कि तुम इतना अच्छा लिखते हो, तुम अपना करियर क्यों खराब करना चाहते हो, क्यों आना चाहते हो टीवी? अच्छा। हाँ, कहे इतना बढ़िया लिखने पढ़ने वाले लड़के हो, तो तुम यहाँ आओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मुझे लगा शायद टालने के लिए, नौकरी नहीं देनी होगी तो इसलिए कर रहा हूँ। बाहर आया तो मुझे लगा कि अब सब है, और इधर दिक्कतें तमाम हो रही थी पायनियर में, सैलरी कम मिलना, रुकना, ये वो, ये था कि भाई बिक भी जाएगा, क्या है। उसी समय मेरे एक और मित्र थे, उन्होंने कहा कि ईनाडू टीवी, अच्छा, को जरूरत है, हर वीक में वो 1 घंटे का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें बड़े पॉलिटिकल बड़ी स्टोरीज ये करेंगे, तो चलते हैं। तो मैंने कहा चलिए, वो भी पायनियर में ही थे। अच्छा। तो कैसे, हम कहा चलिए। तो ईनाडू टीवी हैदराबाद, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। एक उनका स्पेशल यूनिट थी, हाँ। जिसमें उन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट जो इनकी समझ है सबको लिया, तो मुझे भी ले गए वो। तो हम लोग उसमें 3-4 लोग थे और हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया सब। अब उस समय नाडू के केवल रीजनल भाषाओं में ही थे। हम लोग वहाँ ज्वाइन कर लिए दिल्ली में उनके ऑफिस में, और ये था कि हमको वीकली प्रोग्राम बनाना है। तो मुझे अभी भी याद है कि पहला मौका मुझे गोविंदाचार्य जी का इंटरव्यू करने का मिला। अच्छा, वाह। अंग्रेजी में इंटरव्यू करना था। हाँ। मैं तैयारी करके मेरे गया और गोविंदाचार्य जी ने मुझे इंटरव्यू दिया। बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसको एडिट वेडिट करके चलाया। तो ये करीब 1 घंटे का इंटरव्यू था वो। और उसके बाद चलता रहा सिलसिला। तो उसके बाद 99 में क्या हुआ, 99 की बात है, चिति सिंहपुरा, 99-2000 की, चिति सिंहपुरा कश्मीर में, वहां सिखों की
का मैसेकर हुआ और ये कहा गया लश्कर के, और उस समय क्लिंटन को इंडिया आना था और उसके ठीक पहले वो वहाँ हत्याकांड हो गया। तो मुझे कहा गया कि आप चले जाइए क्षिति सिंहपुरा और वहाँ जाके आप रिपोर्ट बनाइए। और मैं दिल्ली से भागा क्षिति सिंहपुरा। एक दिन पहले 20-22 लोग मारे गए थे और मैं क्षिति सिंहपुरा पहुंचा और मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ से कहाँ जाना, और रात में भी मैं चल दिया सीन ऑफ क्राइम में क्षिति सिंहपुरा। तो पुलिस वालों ने रोक दिया। तो इश्तियाक अहमद इंस्पेक्टर था, मुझे अभी भी याद है। अच्छा। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ। क्या साहब यहाँ रात में फौज भी नहीं जाती, आप कहाँ फंस गए? तो मैंने उनसे कहा इश्तियाक साहब, वैसे साहब मैं आया हूँ इतनी दूर से, मैं लौटूंगा तो नहीं। खैर उन्होंने बोला सब ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझसे बात की, उनको लगा कि मैं गंभीर आदमी हूँ, तो उनका मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा आप जैसे भी जाने दो, मुझे जाना है गाँव। और साहब ने कहा आप जाओ, मैं एक कांस्टेबल दे रहा हूँ, लेकिन आप उसको छुपा के रखना, किसी को पता ना चले, कांस्टेबल आपके साथ, वो आपको गाइड करेगा। रात में करीब 8-9 बजे मैं उस गाँव पहुंचा, उस कश्मीर में जिसमें रात में फौज भी नहीं निकलती थी। और मैंने पूरी रिपोर्ट वहां से बनाई और बना के मैं रात भर गाँव में रुक गया। सुबह निकला, आया और जल्दी जल्दी किया। तो उसमें उनका वीसैट होता था, ईटीवी का कश्मीर में, फीड भेजने के लिए, फीड भेजने के लिए। मैं आया, मैंने वो स्टोरी कॉपी लिखी और पूरी फीड भेजी, और वो साहब जो 1 घंटे का प्रोग्राम बना, तो वो हम लोग इंग्लिश में करते थे और वो उनको कई भाषाओं में ट्रांसलेट करके चलाते थे। तो तेलुगु में चला, कन्नड़ा में चला, इसमें चला, उसमें चला। तो मेरे को फोन आने लगे धीरे धीरे, भाई गजब किया तुमने क्षिति सिंहपुरा पे। वो मैंने कहा अच्छा ये टेलीविजन का पावर तो वही गजब है, इसका इंस्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। प्रिंट में तो आप लिखेंगे तो कल आएगा, 18 घंटे बाद, लेकिन यहाँ तो भाई तुरंत आ रहा है। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया चीज है। अब आपको चस्का लग गया था। नहीं, ये चस्का लग ही रहा था। पहला जिसे कहते हैं ना कि नरभक्षी होना, तो खून लगा था। दूसरी घटना क्या हुई, वो ये बड़ी दिलचस्प वाकया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दीनदयाल अंजुमन करके एक आतंकवादी संगठन था, पाकिस्तान का था, और इसको जो चलाता था आईएसआई का संगठन था, वो हैदराबाद का रहने वाला था। और 1950 में वो हैदराबाद से चला गया था पाकिस्तान छोड़ के, और उसने वहां दीनदयाल अंजुमन करके एक संगठन बनाया। उसमें सब इंडिया के हिंदुस्तानी लड़के थे, और उसको इसने टास्क दिया था कि तुम लोग बम ब्लास्ट कराओ। तो चर्च के बगल में कराओ, मंदिर के बगल में कराओ, तो उससे क्या होगा, झगड़ा होगा क्रिश्चियन का, सिख का। तो ऐसे कई ब्लास्ट हो रहे थे, परभनी, नांदेड़, जालना, महाराष्ट्र, कुछ आंध्रा के बॉर्डर पे सीरीज ऑफ ब्लास्ट हो रहे थे। अच्छा। और जांच में कुछ पुलिस एक को पकड़े तो पता चला कि भाई इसने डाला, लेकिन वो पूरा नेटवर्क नहीं था कि इसके पीछे कौन है, क्या है, क्यों कर रहे हैं। तो मैं जब क्राइम रिपोर्टिंग करता था ना, तो इससे पहले एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं जब पायनियर अखबार में था, तो एक बिट्टू करके एक टेररिस्ट था। अच्छा। वो बड़ा खतरनाक था, वो बदमाश आतंकवादी था। और वो क्या करता था, नार्को टेररिज्म में, सब में ड्रग लाना, बेचना, फिर उसी पैसे से हथियार। इसकी लोकेशन बरेली के आसपास तराई में ट्रेस हुई। तो मेरा चूंकि क्राइम रिपोर्टिंग, तो मेरे संबंध अधिक पुलिस अधिकारियों से और आईबी सब से बन गए थे। सब करता था खूब स्टोरी, तो वो सब मानते थे गंभीर, मतलब पसंद करते थे कि भाई फालतू नहीं करता होता। तो वहां पे क्या हुआ कि 98 की बात है, और मैं पायनियर में था तब। तो पता चला उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। लोकेशन ट्रेस हुई और तुरंत बताया गया। तो आडवाणी जी गृह मंत्री थे, तुरंत उनका एनएसजी जाएगी और उसको घेरे। तुरंत एनएसजी दिल्ली से भेजी गई। तो उस ऑपरेशन को जो हेड कर रहे थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी थे, वो मुझको छोटा भाई मानते थे। अच्छा। तो सुबह उनका फोन आया कि लोग कहाँ हैं, हम घर का, जल्दी आइए। तो मैं चला गया। तो हम मिनट टू मिनट जो ऑपरेशन हो रहा था रात से, उसका सारा डिटेल मिल गया, मुझे दे दिया। कहा देखिए वो बिटुआ है नहीं इसमें, लेकिन उसका पूरा गैंग हम लोग को जान गए। बिट्टू तो पूरा एनएसजी ने अपना जो कर लिया। मैं आया और 11 बजे ऑफिस पहुंच गया। 12 बजे मेरे संपादक आए।
बोले प्रबल क्या स्टोरी है? तो मैंने कहा ये है बड़ा ऑपरेशन। अरे कहे तो बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी है बिट्टू को। हमने कहा जी कहलाओ लिखो। मैंने लिखा, उन पेज में लीड छाप दी। अगले दिन लीड छप गई और अगले दिन दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ऑपरेशन को लीड कर रही थी। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली पुलिस की, तो सारे पत्रकार चढ़ गए कि क्या फालतू की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, प्रबल प्रताप तो आज लिखी, सब लिख चुका है। तो मैंने कहा अच्छा ये भी होता है। तो कंपटीशन को होता है। हमने कहा अरे वो तो बड़ा छीछा लेदर हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गया था। वो अधिकारी जो है अभी भी है, अब तो रिटायर हो गए। उन्होंने कहा पता नहीं कैसे लिख दिया और क्या जानकारी, मैं तो ये तो ऑपरेशन हम लीड कर रहे थे, उन्होंने पता नहीं कहाँ से एनर्जी डाल दिया और ये डाल दिया। खैर जो है टू कट दी स्टोरी शॉर्ट, मेरी कहानी हिट हो गई। अब आता हूँ, तो वो मेरे जहन में थी बात। तो जब ये दीनदार अंजुमन की बात आई तो तमाम ब्लास्ट हो, तो एक दिन मेरे वही आईबी में से फोन आया, कहाँ हैं आप? और ये सब थे मराठी सॉरी आंध्रा के लड़के थे, करीब 16-17 लड़के थे। तो मैंने कहा मैं यही हूँ। कहा आइए। तो मैं गया उनके ऑफिस। तो बोले आप दीनदार अंजुमन के बारे में जानते हैं? तो मैंने कहा ना। कह रहे आपको ब्लास्ट, हम कहाँ, मुझे ही पता है 10-12 धमाके हुए हैं महाराष्ट्र और आंध्रा बॉर्डर पे, कहीं चर्च के सामने होता है तो कहीं मंदिर के सामने है लड़वाने के लिए। कहे वो पूरा गैंग हम लोग पकड़ लिए हैं। अच्छा। तो अरे बहुत बड़ी चीज है। तो बोले कि अब आप इस पे स्टोरी करिए, सब तेलुगु लड़के हैं। तो हमने कहा कैसे करें? तो जिसका जिसका इंट्रोगेशन सबका किया था वो सबका टेप उन्होंने दे दिया। अच्छा। पूछताछ जो करनी थी वो सबका टेप और हमको मिल गया, VHS ट्रांसक्रिप्ट के साथ कि क्या बोल रहा है तेलुगु में। मेरे लिए तो मैंने कहा ये तो खजाना है किसी भी पत्रकार के लिए बड़ी मैं आया और आने के बाद मैंने बनाई और वो साहब 1 घंटे की मेरी कहानी एडिट हो गई 2 दिन में, और साहब पूरा चल गया। अब जैसे ही वो चली, मोबाइल बहुत कम लोगों के पास होता था, ऑफिस में फोन पे फोन, वो आंध्रा पुलिस से, महाराष्ट्र पुलिस से, इधर से उधर से, और फिर जिन्होंने खबर दी उनका भी कि बहुत बढ़िया आपने लिखा, और कई भाषाओं में चली। और साहब मेरा सिक्का जम गया, जिसे कहते हैं कि जम गया। और लोगों ने कहा कि नहीं तो बड़ा अच्छा आपने किया। ये पहला वाकया था जो कि किसी भी पकड़े गए आतंकवादी का इंट्रोगेशन टेप चला हो। इससे पहले कभी चला नहीं था। अच्छा। इंडिया की टेलीविजन की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बात होती है नेटवर्किंग। तो ये इस घटना ने वो मुझे लगा कि ये तो अच्छा है। फिर वहां से फिर आगे आज तक में आप कैसे पहुंचे? क्या हुआ कि आज तक का चैनल लॉन्च हो रहा था और मैं इनाडू टीवी में था। खुशी तो थी कि टीवी में काम कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं था भाई मैं इंटरव्यूज के समय अंग्रेजी बोलते था और मैं उसमें आडवाणी जी का भी किया था टीवी के लिए इंटरव्यू। अच्छा। हाँ, एज ए होम मिनिस्टर उनका भी किया था। तो वो तो ठीक था, ये हफ्ते में कोई कहानी हो, लेकिन वो लगातार जो आपकी भूख होती है पत्रकार की, कुछ न कुछ करें और मेरा करा हुआ छपना चाहिए, दिखना चाहिए, वो नहीं था। तो आज तक को तलाश थी एक क्राइम रिपोर्टर के अच्छे, और मुझे फोन आया कि भाई आपसे मिलना चाहते हैं एडिटर आज तक के, और क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग आपकी पढ़ी गई है और आप उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ही चाहिए क्राइम रिपोर्टर। मुझे बुलाया गया तो मैं गया। मुझसे उस समय के एडिटर ने पूछा कि अच्छा बताओ अभी बम ब्लास्ट हो जाए तो आप क्या गृह सचिव का होम सेक्रेटरी का इंटरव्यू करके लाके दे सकते हैं उनको अगर कोई घटना हो जाए? उस समय आतंकवादी की घटनाएं बहुत होती थी। तो मैंने कहा गृह सचिव क्या, गृह मंत्री के ले आएंगे, गृह सचिव कौन सी बात है? तो बोले अच्छा। कहा हाँ ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और साहब ये मैं बोल के थोड़ा टेस्ट वेस्ट उन्होंने कहा लिख दीजिए, मैं लिखा हिंदी में। 7 दिन बाद मुझे फोन आया कि आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा। और मैं ज्वाइन कर लिया। मुझे हिंदी बोलनी पीटीसी वीटीसी कुछ नहीं आता था। अच्छा। हिंदी टाइपिंग भी नहीं आती थी। तो ये थोड़ा ये जो डिस्कशन है थोड़ा लंबा खिंचेगा तो बोर मत होइएगा। तो मैं ज्वाइन कर लिया। जान के पहला काम मैंने 7 दिन में हिंदी टाइपिंग सीखी। मैंने कहा मुझे फील्ड में मत भेजिएगा, मुझे टाइपिंग सीख लेनी, क्योंकि मेरा पेशा है, मुझे टाइपिंग वाइपिंग सीख ली। और सीखते सीखते क्या हुआ कि
मैं एक 2 रिपोर्ट फाइल किया था। टीवी के लिए मैं जमा रिपोर्टर था नहीं, बोलने में भी दिक्कत, शब्दों के चयन में भी, ज्यादातर अंग्रेजी के शब्द बोलता था। तो मैं 2-4 कहानियां कर रहा था। मैं बनारस अपने पिताजी के, मेरे गुजरे हुए 1 साल हो गए थे, तो मैं उसमें आया था। और मैं यहाँ आया था उसी समय लाल किले पर हमला हुआ था। अच्छा जी। और जिस दिन हमला हुआ उस दिन मैं ट्रेन पे बैठा, यहाँ से जाने के लिए, आने के लिए? यहाँ से वापस जाने के। ये मेरे ख्याल से बात है 25 दिसंबर की। अच्छा। तो मैं जब ट्रेन पे बैठा और जैसे ही ट्रेन मेरी लखनऊ पहुंची तो मुझे मेरे मोबाइल मिल गया था आज तक में। अच्छा। तो फोन आने लगा, तो नेटवर्क इतना होता नहीं, कटते। फिर मैं रात के 11 बजे पहुंचा। फिर 11 बजे अधिकारी से बात नहीं हो पाई। सुबह में पहुंचा घर पे और तुरंत तैयार हुआ और मैं कहा दफ्तर निकलता हूँ। 6 बजे पहुंच गया था दिल्ली, तैयार होके दफ्तर निकल रहा था। तब तक मुझे याद आया कि यार फोन आ रहा था लगातार, मैं चेक तो करूँ क्या हुआ है। तो पता चला कि लाल किले पे हमला हुआ है शाम के 6 बजे, और आज तक उसमें आधे घंटे का था। मतलब वो उस समय उसी कुछ दिन बाद 24 घंटे का होने वाला था। तो साहब मैंने फोन किया, अरे क्या आप कहाँ थे? हम तुम ट्रेन में थे। खैर अरे क्या आपको पता है अटैक? हम कहा पता तो था कि अटैक हो गया है, लेकिन आप आज तक में जो कुछ भी चला उस समय ना, सब उल्टा पुल्टा ग्राफिक्स है साहब, किसी को कोई जानकारी नहीं है कि जो कहाँ से टेररिस्ट घुसा है उसको कहीं और बता दिया, कहाँ गोली मारी वो कहीं और बता दिया। हमने कहा ऐसे आपको बताते हैं। मैंने वहीं से अपने एडिटर को फोन लगाया और मैंने कहा देखिए मेरी जानकारी ये है कि सब गलत ग्राफिक्स चला है, तो जो भी रिपोर्टर गया था उसको कुछ जानकारी इसका मतलब थी नहीं। तो अच्छा, वो आज तक बहुत बड़ा ब्रांड है। हाँ लीजिए। तो अच्छा तो फिर क्या है? तो मैंने कहा, बोले तुम लेके आओ। तो मैं चला गया। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने ग्राफिक्स बनाना हमको बता दिया ऐसे। मैंने कहा ये ऐसे हमला हुआ है और ये है। तो मेरा जो बनाया हुआ था वो चला, पहली स्टोरी। और कैसे घुसे, क्या घुसे, कैसे गन, तो वो जैसे लग रहा था जैसे कोई लाइव आप डिस्क्राइब कर रहे हो। तो उसको सराहा गया और उसी के अगले दिन सुबह सुबह एक एनकाउंटर हुआ दिल्ली के जामिया नगर इलाके में। तो वो शदाब करके एक मारा गया। तो वो 2 अटैकर थे, एक को मार दिया और एक को पुलिस ने पकड़ लिया, अशफाक। तो हमको पता लगा, तो नाइट ड्यूटी थी, तो मेरे एडिटर का फोन आया कि अरे एनकाउंटर हुआ है। तो मैंने कहा हाँ मुझे नहीं पता। तो क्यों? हमने कहा कोई बताएगा, क्राइम मेरी बीट नहीं है, अभी तक तो मुझे फॉर्मल बीट दी नहीं गई है, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ, तो कोई बताएगा तब मैं जाऊंगा ना, या तो मेरी बीट। कि तुम भागो, पता नहीं किसको किसको भेज दिया गया है, और 3 बजे का एनकाउंटर रात का और 7 बज रहा, तुम निकलो वहां, और तुम आज के बाद से ये नहीं सोचोगे कि बीट है कि नहीं है, तुम करो जो तुम्हें लगे। मैं गया, स्पॉट पे पहुंचा, तो इन लोगों को जो भी था उस समय सारे मीडिया को यही जानकारी थी कि एक मारा गया है, ये जानकारी नहीं थी कि दूसरा जिंदा पकड़ा गया है। अच्छा। मैंने तुरंत वहीं से जो दूसरा जिंदा पकड़ा था, हमको पता लग गया, हमारे लोग थे अपने मित्र दोस्त थे, उन्होंने बता दिया कि जिंदा हमने पकड़ लिया है। तो मैंने कहा कि एक जिंदा पकड़ा है, अभी मत चलाते हैं, शाम को बुलेटिन आएगा तब तक मैं कुछ इकट्ठा कर लेता हूँ। बोले ठीक है। तो मैं गया और मैंने कहा मुझे अशफाक का इंटरव्यू चाहिए जो जिंदा है। हाँ जी। और मैंने इंटरव्यू किया विक्रांत, और वो चला उसी दिन शाम के 8 बजे। एक का इनकाउंटर हो गया, एक का इनकाउंटर, जो दूसरा भागा हुआ था या बच गया था, हाँ जिसको उठा लिया भाग रहा था, अच्छा, उसका इंटरव्यू मैंने कर दिया। कस्टडी में था इनके, और मैंने इंटरव्यू कर दिया। मुझे कहा गया, उस समय अधिकारी भी अच्छे हुआ करते थे, लोगों को भरोसा, आप पे अगर भरोसा किया, और आप सबसे बड़ी बात है भरोसा म्यूचुअल होता है, उनका आप पे होना चाहिए, आपका उन पे होना चाहिए। लेकिन बहुत कठिन है ना कि इनकाउंटर में कहीं वो किस तरह से इनकाउंटर किया गया, क्योंकि इनकाउंटर में ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे इनकाउंटर ऐसे होते हैं जिस पर फर्जी आरोप लगते हैं, फर्जी हैं। तो वो मैंने उसका इंटरव्यू कर दिया, और जब इंटरव्यू किया और उससे पूरा पूछा, वो भाई साहब इंटरव्यू चल दिया है, और चला तो बवाल मच गया। तो पूरा, और वो पहला जिंदा आतंकवादी किसी ने देखा ही नहीं था,
पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी था, हाँ। वो पाकिस्तानी जिंदा पे बोल रहा है पाकिस्तान के बारे में, मैं यहाँ से आया, ऐसे आया, ऐसे आया। वो साहब इंटरव्यू चल गया और मेरा सिक्का जम गया कि कल इसने ये ग्राफिक्स सही बताया कैसे कुछ, और आज इसने इंटरव्यू कर दिया। और साहब वो कहानी चल गई, वो चल गई, तब तक आ गई 28 तारीख, और 31 दिसंबर की रात में चैनल आधे घंटे से 24 घंटे होना था। तो सब लोग बड़े खुश, प्रबल ने तो ये कर दिया, वो कर दिया। तब तक मुझे पता चला ये अशफाक जो आतंकवादी था जिंदा, ये बरेली में एक लड़की से इसने खुद को इंडियन बना के शादी कर ली थी। अच्छा। पुलिस ने उसको उठा लिया, मैंने उसका भी इंटरव्यू कर लिया। वो इंडियन थी, लड़की थी, लड़की, और उसको ये पता ही नहीं था ये पाकिस्तानी है। हाँ। अच्छा। हाँ, तो उसका भी इंटरव्यू कर दिया, और उसका इंटरव्यू करके हमने दे दिया ऑफिस को, तो दे दिया। वो एडिट होता रहा, तब तक 31 दिसंबर आ गया और चैनल ट्रांजिशन में हो गया। तो उसमें आज तक के जो मालिक थे वो बड़ा इंटरेस्ट लिया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि 3 या 4 जनवरी की बात है, वो आए, मेरे एडिटर थे वो उनके साथ थे, और मैं दूर था। वो चैनल के जो प्रमोटर थे उन्होंने एडिटर से मेरे पूछा, वो लंबा दाढ़ी वाला लड़का कहाँ है? तो कहे यही होगा। क्या उसने 2-3 कहानियां बड़ी जबरदस्त की हैं, मुझे ऐसे ही चाहिए, उससे पूछो वो क्या कर रहा है। तो मैं कॉफी पी रहा था, और आप ये समझे करीब वो हमसे 40-50 फीट दूर रहे होंगे। तब तो मुझे इशारा हुआ, मैं गया न्यूज रूम में। हाँ हाँ, एकदम न्यूज रूम बुलाया, कमरे में नहीं। वो मालिक वो घूमा करते थे न्यूज रूम में। उन्होंने मुझसे कहा कि वेल, अब अगला क्या कर रहे हो, इसमें क्या है? और तो मैंने कहा उसने शादी की थी बरेली में एक इंडियन लड़की से। अरे तो बहुत गजब कहानी। मैंने कहा ऑलरेडी तो 2 दिन पहले करके मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, 4 दिन पहले। वो बहुत नाराज हुए, और उन्होंने पूरे न्यूज रूम को बहुत डांटा कि तुम लोग किस तरह के पत्रकार हो कि वो इंटरव्यू करके दे के गया है, तुम लोग उस पर बैठे हुए हो, ये इंटरव्यू चला क्यों नहीं? ये हमारा आधे घंटे से 24 घंटे में जब पहला ये लीड स्टोरी हमारी होनी चाहिए, आज तक का धमाका, ये देखिए आतंकवादी की पत्नी। अब मैंने कहा यार अभी जुमे 4 महीने नौकरी को हुए हैं, सारे सीनियर से लेके सब पंगाई हो रहा है। अब क्या बेटा, अब ज्यादा दिन यहाँ दाल वाल नहीं गिलेगी, आपको निकाल दिया जाएगा। खैर उनके डांट का असर ये हुआ कि वो इंटरव्यू सब चल गया। और आप विक्रांत विश्वास नहीं करेंगे, शाम के 5 बजे वो इंटरव्यू चला, और 24 घंटे तक लगातार पहला लीड स्टोरी थी वो। अच्छा। चलती ही रही, तब तक चैनल लॉन्च हो गया था। फिर मुझे भी लोग कहने लगे नहीं भाई, मार्केट में कोई आपको कद काठी का भी खूब फायदा मिलता होगा। हाँ, कुछ समझते थे मैं फौजी हूँ, कुछ समझ जाते थे मैं खुफिया विभाग वाला हूँ। सब जो जिस धोखे में रहे गलती में हमें से तो क्या पड़ता है। तो हाँ, आप कुछ। प्रबल जी की खास बात यह है कि ग्राउंड फील्ड रिपोर्टिंग में, क्राइम रिपोर्टिंग में तो रहे हैं, लेकिन इनके साथ एक सबसे बड़ी चीज है कि ये देश के चुनिंदा वार रिपोर्टरों में से एक हैं। जब अफगानिस्तान का वार शुरू हुआ था, उस समय भारत से जाने वाले, वहाँ पे फील्ड में ग्राउंड पे पहुंच के रिपोर्ट करने वाले प्रबल जी थे। और ये वो दौर नहीं था जैसे आज है, हमारे पास जो फीड भेजना है, कैसे हम अपनी खबर को ऑफिस भेजें और ऑफिस से खबर आपके पास तक पहुंच जाए। मोबाइल वाला दौर नहीं था उस समय, फीड भेजना काफी मुश्किल होता था। और जिस जगह पे जाके अफगानिस्तान में इनको कवर करना था वो तो बहुत ही दुरूह कार्य था। तो हम अब बात करने जा रहे हैं प्रबल जी से।